राष्ट्रीय हवाई अड्डा हमेशा की तरह यात्रियों की भीड़, सुरक्षाकर्मियों की मुस्तैदी और वीआईपी गाड़ियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। हर कोई अपनी मंजिल की ओर बढ़ने की जल्दी में था। इसी भागदौड़ के बीच एक युवक, जिसका नाम श्यामल था, बेहद साधारण कपड़ों और पैरों में पुरानी चप्पल पहने तेज कदमों से प्रवेश द्वार की ओर दौड़ रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट और चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थीं। वो बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रहा था। जैसे ही वो मुख्य द्वार के पास पहुंचा, वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोक लिया। सुरक्षाकर्मी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और उसकी सादगी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुम जैसे लोग यहां क्या कर रहे हो। श्यामल ने बेहद विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, सर, मेरी अमेरिका की फ्लाइट छूट जाएगी, कृपया मुझे अंदर जाने दीजिए। मेरा टिकट और फोन अंदर मेरे मैनेजर के पास रह गया है, वो बस कुछ ही देर में बाहर आता होगा। सुरक्षाकर्मी उसकी बात सुनने के बजाय हंसने लगा और बोला, तुम और अमेरिका? क्या कभी हवाई जहाज को पास से देखा भी है? चलो पीछे हटो और तमाशा मत करो। वहां मौजूद अन्य लोग भी श्यामल को एक भिखारी या धोखेबाज समझकर उस पर हंसने लगे। इसी बीच एयरपोर्ट के बाहर एक बेहद महंगी चमचमाती कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से शहर के मशहूर उद्योगपति नितिन रायजादा उतरे। उनके आते ही एयरपोर्ट के बड़े अधिकारी उनके स्वागत में दौड़ पड़े। लेकिन नितिन रायजादा की नज़र जैसे ही भीड़ में खड़े श्यामल पर पड़ी, उनके चेहरे के भाव पूरी तरह बदल गए। वे अधिकारियों को पीछे छोड़कर सीधे श्यामल की तरफ बढ़े। वहां मौजूद हर कोई हैरान था कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक एक साधारण से दिखने वाले लड़के की तरफ इस तरह क्यों जा रहा है। नितिन रायजादा ने श्यामल के पास पहुंचकर बेहद सम्मान के साथ कहा, मिस्टर श्यामल, आप यहां बाहर क्यों खड़े हैं? आपकी फ्लाइट का समय हो रहा है। श्यामल ने शांत आवाज में कहा कि सुरक्षाकर्मी उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि उनका टिकट उनके मैनेजर के पास है। ये सुनते ही रायजादा की आंखों में नाराजगी साफ झलकने लगी। आसपास खड़े अधिकारियों और गार्ड्स के पैरों तले जमीन खिसक गई, जिन्हें अब समझ आ रहा था कि वे जिसे मामूली समझ रहे थे वो देश के सबसे बड़े उद्योगपति का खास है। तभी वहां दृष्टि नाम की एक महिला अपने विदेशी निवेशकों का स्वागत करने पहुंची। दृष्टि, जो कि नारंग इंडस्ट्रीज की मालकिन थी और रिश्ते में श्यामल की पत्नी भी थी, श्यामल को इस हालत में देखकर भड़क उठी। वो तेज कदमों से उसके पास आई और गुस्से में बोली, श्यामल, तुम यहां क्या तमाशा कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि घर पर रहा करो। मुझे यहां कोई तमाशा नहीं चाहिए। श्यामल ने शांति से जवाब दिया, दृष्टि, मुझे तुरंत अमेरिका जाना है, वहां बहुत जरूरी काम है। दृष्टि व्यंग्य से हंस पड़ी और उसके साथ खड़ा उसका बिजनेस पार्टनर ऋषभ भी मुस्कुराने लगा। ऋषभ ने कहा, लगता है किसी ने इसे बहुत बड़े सपने दिखा दिए हैं। पहले अमेरिका की स्पेलिंग तो सीख लो। नितिन रायजादा ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्होंने दृष्टि की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, आप शायद इन्हें पहचानती नहीं है। इनके कपड़ों को देखकर इनके बारे में कोई राय मत बनाइए। इतना कहकर रायजादा आगे बढ़ गए, जिससे दृष्टि के मन में कई सवाल खड़े हो गए। इसी बीच श्यामल का मैनेजर दौड़ता हुआ आया और उसने टिकट और फोन श्यामल को सौंप दिया। श्यामल बिना समय गंवाए अंदर की ओर भागा। श्यामल बोर्डिंग गेट की तरफ तेजी से बढ़ ही रहा था कि अचानक वो सामने से आ रहे एक व्यक्ति से टकरा गया। वो व्यक्ति महंगे सूट में था और उसके चारों तरफ भारी सुरक्षा घेरा था। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि प्राइम एयरलाइंस का मालिक था। टकराते ही वो गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, देखकर नहीं चल सकते? जानते हो मैं कौन हूं? श्यामल ने तुरंत शालीनता से हाथ जोड़े और कहा, सर, बेहद माफी चाहता हूं। मेरी फ्लाइट छूट रही थी, इसलिए गलती से ध्यान नहीं रहा। लेकिन उस मालिक का घमंड 7वें आसमान पर था। उसके अंगरक्षक ने गर्व से कहा, ये प्राइम एयरलाइंस के मालिक हैं, तमीज से बात करो। श्यामल ने फिर से अनुरोध किया, सर, मेरी टिकट भी आपकी ही एयरलाइन की है, कृपया मुझे जाने दीजिए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। प्राइम एयरलाइंस के मालिक ने तिरस्कार भरी नजरों से श्यामल को देखा और उसके हाथ से टिकट छीन लिया। उसने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने उस टिकट के टुकड़े टुकड़े कर दिए और श्यामल के चेहरे पर फेंक दिए। पूरा एयरपोर्ट हॉल इस क्रूर व्यवहार को देखकर सन्न रह गया। कुछ सेकंड तक वहां गहरी खामोशी छा गई। श्यामल ने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। उसने अत्यंत शांत स्वभाव से नीचे झुककर अपनी फटी हुई टिकट के एक एक टुकड़े को उठाया, अपनी मुट्ठी बंद की और जब उसने अपनी आंखें उठाईं तो उनमें एक ऐसा अदम्य आत्मविश्वास और तेज था जिसे देखकर सामने खड़ा अहंकारी मालिक भी एक पल के लिए कांप गया। श्यामल ने सीधे मालिक की आंखों में देखते हुए कहा, तुमने सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं फाड़ा है, बल्कि तुमने आज अपनी पूरी कंपनी की किस्मत फाड़ दी है। आज से ठीक 10 मिनट बाद तुम्हारी ये ताकत, तुम्हारा ये घमंड और तुम्हारी ये एयरलाइन तीनों इतिहास बन जाएंगे। प्राइम एयरलाइंस का मालिक इस बात पर जोर से हंसने लगा और बोला,
तुम जैसे कंगाल लोग जब कुछ नहीं कर पाते तो ऐसी ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गार्ड्स, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। श्यामल ने फोन निकाला और केवल एक वाक्य कहा, समय आ गया है, ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक 8 मिनट बाद पूरे एयरपोर्ट के लाउडस्पीकर पर एक आपातकालीन घोषणा गूंजी। प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से प्राइम एयरलाइंस की सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है। सभी यात्री सहायता केंद्र पर संपर्क करें। ये सुनते ही एयरपोर्ट पर हड़कंप मच गया। एयरलाइंस के मालिक का फोन लगातार बजने लगा। उसके मुख्य वित्तीय अधिकारी ने कांपती आवाज में कहा, सर, बर्बादी हो गई है। सरकार ने हमारी सभी उड़ानों पर रोक लगा दी है और हमारे सभी खातों और टैक्स फाइलों की गहन जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों की टीम हमारे मुख्यालय पहुंच चुकी है। अभी वो फोन पर बात कर ही रहा था कि सरकारी अधिकारियों का एक दस्ता वहां पहुंच गया और उन्होंने मालिक को कानूनी नोटिस थमाते हुए कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी और अनियमितताओं के कारण आपकी कंपनी को तुरंत सील किया जा रहा है। मात्र 10 मिनट के भीतर उस अहंकारी मालिक का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। अब उसे समझ आया कि सामने साधारण चप्पल पहने खड़ा युवक कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि काल बनकर आया है। वो रोते हुए श्यामल के पैरों में गिर पड़ा और माफी मांगने लगा, सर, मुझे माफ कर दीजिए। अगर मुझे पता होता कि आप कौन हैं तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करता। श्यामल ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और कहा, गलती मेरी पहचान न जानने की नहीं थी, बल्कि तुम्हारी गलती ये थी कि तुम इंसान की कीमत उसके कपड़ों से लगाते हो। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और बोला, सर, आपके लिए विशेष प्राइवेट जेट तैयार है। लेकिन तभी श्यामल के फोन पर अमेरिका के डॉक्टरों का संदेश आया कि जिस मरीज के लिए वे डोनर ढूंढ रहे थे उसे समय पर डोनर मिल गया है और ऑपरेशन सफल रहा। श्यामल ने राहत की सांस ली और अपने निजी विमान को रद्द कर वापस अपने घर की ओर निकल गया। दूसरी तरफ नारंग इंडस्ट्रीज में भूचाल आया हुआ था। सुबह से ही सभी समाचार चैनलों पर हेडलाइंस चल रही थी कि सरकार का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट और टेंडर नारंग इंडस्ट्रीज के हाथ से निकल गया है। कंपनी के शेयर लगातार गिर रहे थे और बाजार में ये अफवाह फैल गई थी कि कंपनी पूरी तरह दिवालिया होने के कगार पर है। दृष्टि अपने मुख्य कार्यालय के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी निर्देशकों और अधिकारियों के साथ एक आपातकालीन बैठक कर रही थी। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना था कि अगर अगले कुछ घंटों में कोई बड़ा निवेशक भारी रकम नहीं लगाता तो कंपनी पूरी तरह डूब जाएगी और इसे बेचना पड़ेगा। दृष्टि के दादाजी ने इस कंपनी को खून पसीने से सींचा था, इसलिए वो किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं थी। तभी हमेशा की तरह श्यामल साधारण कपड़ों में दृष्टि के लिए लंच बॉक्स लेकर दफ्तर पहुंचा। वहां मौजूद कर्मचारी और रिसेप्शनिस्ट उसका मजाक उड़ाने लगे। देखो, कंपनी डूबने वाली है और ये घर जमाई खाना लेकर आ गया। श्यामल ने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि उसे दृष्टि से तुरंत मिलना है। रिसेप्शनिस्ट ने मना कर दिया कि अंदर बहुत जरूरी बोर्ड मीटिंग चल रही है। लेकिन श्यामल बिना रुके सीधे कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। उसे देखते ही दृष्टि का पार्टनर ऋषभ गुस्से से अपनी कुर्सी से उठा और चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां अंदर आने की? ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। सुरक्षाकर्मियों को बुलाकर इसे बाहर फेंको। सुरक्षाकर्मी आगे बढ़े। तभी कंपनी की सबसे पुरानी और वफादार अधिकारी मिसेज वर्मा ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुक जाइए, ये कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है बल्कि हमारी मालकिन के पति हैं। कमरे में सन्नाटा पसर गया। श्यामल ने दृष्टि की तरफ देखा और बेहद परिपक्व आवाज में कहा, अगर मुझे कंपनी की बैलेंस शीट, शेयर होल्डर्स की लिस्ट और पिछले 2 साल का वित्तीय लेखा जोखा मिल जाए तो मैं इस डूबती हुई कंपनी को फिर से खड़ा कर सकता हूं। ये सुनकर ऋषभ और उसके समर्थक हंसने लगे। ऋषभ ने ताना मारा, जिसने जिंदगी में छोले कुलचे बेचने के अलावा कुछ न किया हो वो आज करोड़ों की कॉरपोरेट कंपनी को सलाह देगा। लेकिन दृष्टि के मन में अचानक अपने दादाजी की एक पुरानी बात कौन थी, जिन्होंने कहा था कि जब भी कंपनी पर कोई विपत्ति आए तो सिर्फ श्यामल ही एकमात्र सहारा होगा। दृष्टि ने सबको शांत होने का आदेश दिया और कहा, फैसला मैं करूंगी। श्यामल को सारी फाइलें दी जाएं। श्यामल के सामने जब सारे वित्तीय दस्तावेज रखे गए तो उसने केवल 10 मिनट तक बेहद बारीकी से हर एक आंकड़े का अध्ययन किया। उसकी आंखों की चमक और फाइलों को पलटने का तरीका किसी मजे हुए बिजनेस टाइकून जैसा था। उसने फाइल बंद की और कहा, समस्या कंपनी के घाटे की नहीं है बल्कि बाजार में फैलाए गए डर की है। ये कोई संयोग नहीं है कि लगातार एक ही पैटर्न के तहत बड़े निवेशक अपने शेयर बेच रहे हैं। किसी ने बहुत ही शातिर तरीके से यह अफवाह फैलाई है ताकि कंपनी के शेयरों की कीमत गिर जाए और वे इसे सस्ते में खरीद सकें। राजा काका, जो कंपनी के बुजुर्ग मार्गदर्शक थे, उन्होंने श्यामल की बात का समर्थन किया। दृष्टि ने घबराकर पूछा, लेकिन अब इसका समाधान क्या है? बाजार का भरोसा जीतने के लिए हमें तुरंत सैकड़ों करोड़ रुपयों की आवश्यकता है जो हमारे पास नहीं है। श्यामल ने मुस्कुराते हुए अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। उसने फोन पर बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मिस्टर टोकस, मेरी बात ध्यान से सुनिए। रायजादा ग्रुप की तरफ से नारंग इंडस्ट्रीज के खाते में तुरंत 500 करोड़ रुपए ट्रांसफर कीजिए।
इसके साथ ही दोनों कंपनियों के बीच रणनीतिक गठबंधन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की आधिकारिक घोषणा मीडिया में जारी करें। फोन कटते ही कॉन्फ्रेंस रूम में ऐसा सन्नाटा छा गया मानो सबकी सांसें थम गई हों। ऋषभ जोर से हंसने लगा। 500 करोड़? ऐसे मांग रहे हो जैसे 500 रुपए हों। झूठ बोलने की भी एक सीमा होती है। लेकिन अभी ऋषभ की हंसी पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक फाइनेंस हेड का लैपटॉप बीप करने लगा। फाइनेंस हेड ने स्क्रीन देखी और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते हुए कहा, मैम, हमारे मुख्य खाते में रायजादा ग्रुप की तरफ से 500 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। ट्रांजैक्शन पूरी तरह सफल है। सभी अधिकारी अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। दृष्टि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी टीवी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होने लगी। देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने रायजादा ग्रुप ने नारंग इंडस्ट्रीज में 500 करोड़ के निवेश और बड़ी साझेदारी का ऐलान किया। इस खबर के आते ही शेयर बाजार में नारंग इंडस्ट्रीज के शेयर रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगे। जो निवेशक सुबह तक साथ छोड़ रहे थे, उनके फोन दृष्टि के मोबाइल पर आने लगे कि वे अपना निवेश वापस लेना चाहते हैं। पूरी कंपनी का माहौल कुछ ही मिनटों में बदल गया। दृष्टि धीरे धीरे श्यामल के पास आई। उसकी आंखों में अब अहंकार की जगह असीम आश्चर्य और जिज्ञासा थी। उसने पूछा, श्यामल, तुम वास्तव में कौन हो? एक साधारण लड़का देश के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप को एक फोन पर कैसे चला सकता है? श्यामल ने बस इतना कहा, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब उसे अपनी पहचान छिपानी पड़ती है। सही समय आने पर तुम्हें सारे जवाब मिल जाएंगे। और वो वहां से चला गया। श्यामल के जाने के बाद राजा काका दृष्टि के पास आए और बोले, बेटी, आज वो समय आ गया है जब तुम्हें सच जान लेना चाहिए। तुम्हारे दादाजी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे जानते थे कि श्यामल की असली क्षमता क्या है। उन्होंने तुम्हें श्यामल का हाथ इसलिए नहीं सौंपा था कि वह अनाथ या गरीब था, बल्कि इसलिए सौंपा था क्योंकि वे जानते थे कि वही इस परिवार और कंपनी का रक्षक बनेगा। उधर ऋषभ अपने केबिन में घबराया हुआ था। उसने अपने जासूस को फोन कर श्यामल का सच पता लगाने को कहा। कुछ घंटों बाद उसका आदमी पसीने से लथपथ होकर आया और बोला, सर, अनर्थ हो गया। रायजादा ग्रुप के मालिक नितिन रायजादा श्यामल को यंग मास्टर कहकर बुलाते हैं। वे ही उस पूरे साम्राज्य के असली कर्णधार और कर्ताधर्ता हैं जिनकी पहचान हमेशा गुप्त रखी गई थी। यह सुनते ही ऋषभ के हाथ से फोन छूट गया। शाम को जब श्यामल घर पहुंचा तो दृष्टि ने उसका रास्ता रोका। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उसने रोते हुए कहा, श्यामल, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे कपड़ों, तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाया। मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। श्यामल ने उसके आंसू पोंछे और कहा, माफी वहां मांगी जाती है जहां मन में नफरत हो। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी कोई कड़वाहट थी ही नहीं। तभी नितिन रायजादा का फोन आया कि जिन लोगों ने नारंग इंडस्ट्रीज के खिलाफ साजिश रची थी और टेंडर रुकवाया था, उन सभी के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल गए हैं। अगले ही दिन पुलिस कॉर्पोरेट फ्रॉड के आरोप में ऋषभ को गिरफ्तार करने पहुंच गई। ऋषभ का घमंड पूरी तरह से टूट चुका था। कुछ ही दिनों में नारंग इंडस्ट्रीज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और ऊंचाइयों पर पहुंच गई। राजा काका ने एक दिन श्यामल से कहा, अब तो दुनिया के सामने अपनी असली पहचान ले आइए। श्यामल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहचान नाम या दौलत से नहीं, बल्कि कर्मों से होती है। यदि लोग मुझे मेरे अच्छे कर्मों के लिए याद रखें तो वही मेरी सबसे बड़ी पहचान होगी। दूर खड़ी दृष्टि ये सब सुन रही थी और उसे अपने दादाजी के फैसले पर गर्व हो रहा था। उसने सीख लिया था कि किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी वर्तमान परिस्थिति या उसके सादे पहनावे से नहीं करना चाहिए, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती और जो अंदर से महान होते हैं वे इतिहास रचते हैं।